सम्मानित भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत लगभग 14 लाख अभिकर्ता है साथियों, लगभग 28 करोड़ पॉलिसी धारकों। मैं एशिल ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम का एक मेरा लंबा अनुभव रहा है, लगभग 38 वर्ष, जिसमें कि 20 साल कठिन संघर्ष का दौर रहा है। 18 साल अपने जीविकोपार्जन के क्षेत्र में कार्य करते हुए सामान्य जिंदगी रही है। आज उस अनुभव को स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस पर विशेष गौर करने की ज़रूरत है कि एज ए चेयरमैन क्लब सदस्य आप जानते होंगे कि कितना कठिन परिश्रम करके अपनी बदौलत अगर वहाँ तक पहुँचता है आदमी, तो संघर्ष का एक इतिहास होता है। यह सच्चाई है। मेरे जीवन में संगठन की भूमिका क्या रही है और संगठन का औचित्य क्या है, इस पर प्रकाश में स्टेप बाय स्टेप डाल रहा हूँ। आज स्टेप 11 की चर्चा करते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन 1956 के बाद से भारतीय जीवन बीमा निगम के राष्ट्रीयकरण के पश्चात जो भी गतिविधियां संचालित होती रही, उसका स्वरूप बारीकी से 1987 के पश्चात मैंने देखना शुरू किया। मैं स्पष्ट शब्दों में बता दूं आपको कि ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन एक बहुत ही प्रबल विचारधारा के साथ सामंजस्य बना करके बेटरमेंट के लिए कार्य करना चाहता था। लगातार प्रयास रहा प्रबंधन के स्तर पर, लेकिन प्रबंधन के कुछ पीठासीन अधिकारी, अच्छे अधिकारी या कर्मचारियों से हमारा कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ऐसी भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनकी सेवा निश्चित रूप से कलंकित रही है। आज भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर 20 साल संघर्ष का इतिहास यही रहा है। हम सभी चाहते थे संगठन के बैनर के तहत शुचिता और पारदर्शिता हो। यह संगठन का उद्देश्य था। संगठन का उद्देश्य था पॉलिसी धारकों के हितों को संरक्षित करना, संस्था के हितों को संरक्षित करना, अभिकर्ताओं के हितों को संरक्षित करना। संस्था के हितों के संरक्षण का सीधा सीधा मतलब है कि सभी के हितों को संरक्षित करने की सोच को लेकर के पॉजिटिव थिंकिंग संगठन का है। लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारी अपने स्वार्थ से वशीभूत होकर के सदैव पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं का शोषण करते रहे। ये कहना बड़ी ही समझ लीजिए कि बारीकी से और बड़ी ही प्रबलता के साथ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये सच्चाई है कि पॉलिसी धारकों का शोषण और अभिकर्ताओं का शोषण करते हुए ये भ्रष्ट अधिकारी अपने हितों को साधते रहे। संगठन का संघर्ष यहीं से आरंभ होता है। पॉलिसी धारक को सच्चाई बताते हुए पॉलिसी करने के लिए अभिकर्ताओं को प्रॉपर प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। अभिकर्ताओं के ऊपर एक प्रबल दबाव होता है, मानसिक दबाव होता है। ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाता है कि मिस सेलिंग में सहयोग करें। मिस सेलिंग कराने के लिए प्रबंधन पूरी तरीके से अग्रसर रहता है। यह सच्चाई है कि अनेकों पॉलिसियाँ ऐसी रही जिसमें पॉलिसी धारक ने 20 वर्ष तक पैसा जमा किया है, लेकिन रिटर्न के नाम पर उसका सिर्फ सम एश्योर्ड वापस हुआ, 1 रुपये का बोनस नहीं दिया गया। क्या यह जस्टिस है पॉलिसी धारक के साथ? क्या यह मिस सेलिंग नहीं है? अभिकर्ताओं को गलत हैंडबिल उनके हाथों में थमा करके और मिस सेलिंग के लिए प्रेरित किया गया। संगठन ने सदैव इसका विरोध किया कि सच्चाई के साथ अगर हम संस्था के अंदर खड़े होते हैं तो यह सच्चाई है कि मोटी मोटी दीवारें होंगी और आंधी तूफान भी उस दीवार को तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार के शिकार हमारे प्रबंधन के तथाकथित लोग जब मिस मार्केटिंग की पहल करना शुरू किए
तो मोटी मोटी संस्था की दीवारों को तोड़ करके पर्दा लगाने का कार्य किए। संगठन इसका सदैव विरोधी रहा, मिस सेलिंग का। पॉलिसीधारक या अभिकर्ता को शाखा कार्यालयों में कहीं बैठने का जगह नहीं, अपवाद को छोड़ करके। न तो पॉलिसीधारक के लिए कोई कॉर्नर बनाया गया, पॉलिसीधारक के लिए कोई कॉर्नर है, और न तो अभिकर्ताओं की सीटिंग अरेंजमेंट है। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? पॉलिसीधारक हो या अभिकर्ता हो, एक गिलास चपरासी पानी तक पिलाने के लिए गर्मी के मई जून के महीने में भी मौजूद नहीं होता। कार्यालयों की स्थिति है, 3-3 मंजिल तक लिफ्ट की व्यवस्था नहीं है। सीनियर सिटीजन को अपनी पॉलिसी सेवा के लिए चढ़ करके सीढ़ियों से जाना पड़ता है। ये भ्रष्ट प्रबंधन उस पर ध्यान नहीं देता। इसलिए ध्यान नहीं देता है कि चीटिंग करके, मार्केटिंग करा करके, अभिकर्ताओं के ऊपर दबाव डाल करके, अभिकर्ताओं को अनोन बना करके वो सदैव शोषण करता रहता है। MDRT, TOT, COT करने वाले अभिकर्ता, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मिस सेलिंग के इतने प्रबल वो शिकार हैं कि कभी भी किसी रूप में अगर उनके प्रस्ताव पत्र की जांच करा दी जाए तो ये सच्चाई है कि ये भ्रष्ट प्रबंधन अपने आप को बाहर रखने की कोशिश करेगा, लेकिन वो अभिकर्ता कहीं से दोषी, मैं नहीं मानता हूँ कि अभिकर्ता दोषी है, लेकिन ये पूरी तरह से अभिकर्ता को दोषी मानने के लिए तैयार बैठा है। किसी भी विषम परिस्थितियों में अगर उस प्रस्ताव पत्र की जांच होती है और जांच होने के बाद किसी भी तरह की कोई त्रुटि पाई जाती है, तो क्या आप जानते हो, एक TOT COT करने वाला अभिकर्ता, MDRT करने वाला अभिकर्ता, चेयरमैन क्लब में अभिकर्ता, 99% ऐसे अभिकर्ता हैं जो कि बिल्कुल अनभिज्ञ हैं कि कितनी बड़ी सज़ा उसको मिल सकती है अगर तुम मिस सेलिंग किए हो या छोटी सी गलती तुम्हारी प्रस्ताव पत्र के अंदर है, जिससे कि पॉलिसी धारक ये साबित हो जाता है कि किसी तथ्य को छुपा करके पॉलिसी कराया है। उस समय अभिकर्ताओं की अभिकरण इन भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा खुद की जांच करते हुए टर्मिनेट कर दी जाती है, निलंबित कर दी जाती है, सस्पेंड कर दी जाती है। यानी अभिकर्ताओं के अभिकरण को निलंबित कर देना, उनके अभिकरण को टर्मिनेट कर देना, उनकी कमीशन को बंद कर देना, सीज कर देना, न व्यवसाय को बंद कर देना, ये आम बात है। न जाने कितने करोड़ रुपए कमीशन के रूप में पाने वाले अभिकर्ताओं को फुटपाथ पर लाते हुए इन प्रबंधन के मक्कार लोगों ने अनजस्टिस, अन्याय किया है। न जाने कितनी हजार करोड़ रुपए उन पॉलिसी धारकों के, इन संस्था के भ्रष्ट अधिकारियों ने जब्त किए हैं, जिन अधिकारियों ने अपनी खुद की जांच करा करके यह बताते हुए उस पॉलिसी को जब्त कर लिया, उस पॉलिसी के धनराशि को जब्त कर दिया, उनके हित लाभों को जब्त कर लिया कि आपने पॉलिसी कराते समय तथ्य को छुपाया था। सवाल तो ये उठता है कि अगर तथ्य को छुपाया गया था तो तुम लाखों रुपए पाते हो सैलरी के रूप में, आप क्या करते रहे? आप पासिंग अथॉरिटी हो, आप अपने प्रस्ताव को निरस्त करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो, आपने उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कैसे किया? लाखों रुपया कर्मी पाता है, लाखों रुपये आप पाते हो, लाखों रुपये विकास अधिकारी पाता है, वो कहाँ क्या करते रहे? उनकी ड्यूटी क्या थी? वो प्रस्ताव पत्र में त्रुटि हो कैसे गई? इसके लिए जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, भ्रष्ट प्रबंधन है। इसके अलावा सेकंड विकास अधिकारी और असिस्टेंट है। अभिकर्ता कहीं से दोषी नहीं है, मात्र परिचय मात्र कराने की वजह से अगर उसे पनिशमेंट दिया जाता है, ये तो टोटली रॉन्ग। बस पनिशमेंट की अगर हकदार भी है अभिकर्ता, तो शो काज नोटिस, एक चेतावनी नोटिस उसे मिलनी चाहिए कि भविष्य में इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोई पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि चौथे पौधान पर वो है और उसे फर्स्ट पौधान का व्यक्ति बना करके आप उसे सारा पनिशमेंट दे देते हो।
क्लास 3 को कोई पनिशमेंट नहीं, क्लास 2 को कोई पनिशमेंट नहीं, क्लास 1 को कोई पनिशमेंट नहीं, कहाँ का जस्टिस है? उसी बीमे के बदौलत तुम सैलरी पाते हो, उसी बीमे के बदौलत तुम्हारा सारे हित लाभ संरक्षित होते हैं, लेकिन आपको पनिशमेंट नहीं। आप नहीं बताते हो अभिकर्ताओं को। 99% अभिकर्ता, मेरा दावा है कि वो नहीं जानता है कि तुमने फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हुए नियमावली बना रहा है अभिकर्ता अधिनियम 2017, जो कि 1972 का संशोधित अधिनियम है। उस अधिनियम के तहत एक फासिस्ट ताकतों के रूप में अपने अधिनियम बना रखा है, सर्कुलर बना रखा है 3 अगस्त 2021-22, जो कि केंद्रीय कार्यालय के ईडी द्वारा जारी सर्कुलर है। उस सर्कुलर के आधार पर किसी भी अभिकर्ता का कभी भी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल का अभिकरण हो, किसी भी गलतियों के कारण उसके एजेंसी को आप सस्पेंड कर देते हो, उसके कमीशन को जब्त कर लेते हो, उसके एजेंसी को टर्मिनेट कर देते हो, उसके कमीशन को जब्त कर देते हो, उसके नव व्यवसाय को बंद कर देते हो, उसकी सारी जिम्मेदारियां सड़क पर आ जाती है। हमारा अभिकर्ता नहीं जानता है कि इतना क्रूर नियमावली भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर बनी हुई है अभिकर्ताओं के दमन के लिए। अभिकर्ता जब जान जाता है तो उसके अंदर एक भय का वातावरण पैदा होता है। इसलिए भय का वातावरण पैदा होता है कि वो नहीं जानता है कि मौलिक अधिकार का संरक्षण करके विधि का निर्माण नहीं होता, तो तुम्हारी नियमावली कैसे बन सकती है? जीविकोपार्जन का साधन और जीवन जीने के अधिकार को आर्टिकल 21 हमारा संरक्षित करता है, आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हो? तो आपने गुमराह किया अभिकर्ताओं को। पॉलिसी धारक नहीं जानता है कि उसकी जमा धनराशि कभी भी किसी रूप में जब्त हो सकती है। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि प्रस्ताव पत्र में किसी भी तरह की कोई त्रुटि पाई जाती है, जिससे कि जांच के पश्चात ये स्पष्ट हो जाता है कि आपने किसी तथ्य को छुपाया है, तो पॉलिसी धारक की पॉलिसी जब्त हो जाती है। कहाँ का न्याय है? ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन सदैव सजग प्रहरी के रूप में संस्था के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए प्रयासरत रहा। सभी को उसके निर्देशों का अनुपालन करना चाहिए, भारतीय जीवन बीमा निगम के रूल्स को पालन करना चाहिए, IRDA के आदेश निर्देशों का अनुपालन करना चाहिए। हमें बेहतरीन व्यवस्था देते हुए पॉलिसी धारक की सेवा भावना से कार्य करते हुए पॉलिसियों पर बोनस की बढ़ोतरी करनी चाहिए, उन्हें सुविधाएं प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि बेहतर एक रिलेशनशिप डेवलप करके हम अपने व्यवसाय को अच्छा कर सकें। लेकिन आपने कि सिर्फ फर्जी एजेंसियों को दे करके आपने व्यवसाय कराने का कार्य किया। पता चला वह व्यक्ति कहीं नौकरी करता है और नौकरी के साथ साथ अभिकरण का कार्य करता है। यह कौन सा रूल है 2-2 जगह ग्रेच्युइटी लेने का? सरकारी कर्मी वेतन लेता है और वेतन लेने के साथ साथ अभिकरण का कार्य करता है। अनेकों उदाहरण है। अगर जांच हो जाए तो जवाब देते नहीं बनेगा भारतीय जीवन बीमा निगम के सक्षम अधिकारी को। माइलेज के रूप में न जाने कितने पैसे लेते हो आप, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में करोड़ों रुपए आप खर्च करते हो। कहाँ खर्च करते हो? सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आप जवाब नहीं देते हो। इसलिए जवाब नहीं देते हो कि करोड़ों करोड़ों का घोटाला होता है। अगर ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन इस पर सवाल उठाता है तो कहाँ से गलत है? ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन पॉलिसी धारक के हितों में सदैव आवाज़ उठाता है, अभिकर्ता के हितों में आवाज़ उठाता है, जिससे कि संस्था के हितों को संरक्षित किया जा सके। पॉलिसी धारकों के पैसे का मिसयूज नहीं होना चाहिए। आपकी सुविधाएं अनंत बढ़ती चली जा रही है। पॉलिसी धारक का बोनस बढ़ाने का कोई नामो निशान नहीं है। 20 साल में भी पॉलिसी धारकों की पॉलिसी का पैसा दूना नहीं होता। क्या आप ये बताते हो? क्या आप बताते हो कि सरेंडर वैल्यू कितना मिलता है? क्या बताते हो कि आपको डिस्काउंटेड वैल्यू कितना बनता है? आप बताते हो कि लोन पर इंटरेस्ट कितना देना होता है? आप बताते हो कि किस रूप में आपके पॉलिसी पर बोनस मिलता है? कितने दिन में आपकी रकम में बोनस अगर इंक्लूड किया जाए तो इतना आपको प्रॉफिट होगा।
रिस्क क्या होता है, असाइनमेंट क्या होता है, सरेंडर वैल्यू क्या होता है, इसके लिए न आप प्रॉपर ट्रेनिंग देते हो, न पॉलिसी धारक को बताने के लिए आप अभिकर्ताओं को प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित करते हो। भ्रष्ट प्रबंधन ने पूरी संस्था को बारूद की ढेर पर ला करके खड़ा किया है। संगठन यहाँ विरोध करता है, संगठन यहाँ पर टकराव की स्थिति में बना है। कहाँ से गलत है, विचार आप करें। संगठन के औचित्य और संगठन की गतिविधियों स्टेप 11 पर विशेष चर्चा मैंने आपसे किया। नेक्स्ट मुद्दे पर अन्य चर्चाएं भी होगी। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा।